हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र धीमान आपका स्वागत करता हूं लकी टॉक्स पर। और ये सीक्वल है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कनाडा माइग्रेशन स्टोरी के बारे में, और तब उस वीडियो में मैंने बातें की थी कि वहां जाने का मन कैसे बना, ज़्यादातर लोग वहां पे क्यों जाना चाहते हैं, वहां पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम सबको अट्रैक्ट करती हैं फॉरेन लैंड पे जाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए, अपना घर परिवार ज़मीन अपना सारा सर्कल अपनी पूरी ज़िंदगी को छोड़ के इतनी दूर जाने के लिए क्या चीज़ें हैं जो मन बना देती हैं, वो वहाँ पे डिस्कस की। तो फाइनल जो बात हुई थी 1:50 का लीप जो है वो मोटिवेट करता है सबको एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैं भी इस सोच से गया। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वहाँ पर जब काम करना शुरू किया, लैंड कर लिया, क्वालिफाई कर गए कि अब उस लैंड पे काम कर सकते हैं, वर्क वीज़ा हाथ में है, तो अब एक्चुअल पिक्चर जो है, जो मैं देखना चाहता था, जो मुझे लग रहा था, मेरा माइंड बोल रहा था अभी ये गलत डिसीजन है, पर वो देख के लग रहा था, उसको अभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब बात शुरू होती है एक्सपीरियंस की कि एक्चुअली उस लैंड पर क्या था। जिन बातों ने धीरे धीरे मुझे ये कन्विंस कर दिया कि जो मैंने 15 दिन में सोच लिया था, जो मुझे समझ आ गया था, वो सही था। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले 1:50 वाली बात पे। तो 1:50 सिर्फ डॉलर के मामले में नहीं होता है। वहाँ पे 1:50 काम के मामले, वर्क कंडीशंस के मामले में होता है, वर्क कल्चर के मामले में होता है, वहाँ के सोशल कल्चर के मामले में होता है, वेदर के मामले में होता है। बहुत सारी बातें हैं जिसमें 1:50 होता है, जो आमतौर पर जिसके बारे में बात नहीं की जाती। अब तो 1:60 प्लस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में जाने से जो अट्रैक्शन था कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पर बहुत अच्छा पे स्केल होगा, बहुत अच्छी सक्सेस होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, तो वहाँ पर क्या था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है कि जो वर्क वीज़ा पे जाते हैं, टूरिस्ट से कन्वर्ट करके LMIA लेके वर्क वीज़ा लेते हैं, उनको वहाँ पे LMIA लेनी पड़ती है। LMIA का मतलब है कि आप वहाँ पर किसी एक ट्रांसपोर्टर, किसी एक कंपनी के साथ 2 साल के लिए बाध्य होते हैं काम करने के लिए। आपको वहीं पर काम करना है। और ये कंपनीज जो होती हैं वो देसी लोगों की, हमारे इंडियंस की, जो हमारे एशियंस हैं उन्हीं की होती हैं। तो जो देसी लोग होते हैं वो देसी लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता है ये बंदे क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कितना पैसा लगा के आए हैं, इनकी क्या मजबूरी है। 2 घंटे का एक बाउंड परमिट है जिसके ऊपर उनको काम करना है, वो कहीं नहीं जा सकते। ड्राइवर्स की बहुतायत हो चुकी है, इंडस्ट्री बहुत डाउन चल रही है। तो वो आपको जब अपॉइंट करते हैं तो उनको पता है वो अपॉइंट सिर्फ आपको आपके स्किल के आधार पे नहीं करते, उल्टा वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं आपको जॉब लेने के लिए, LMA लेने के लिए, जो वहाँ पे धंधा चल रखा है वो सारी दुनिया जानती है। चलिए खैर, उसमें नहीं जाते हैं। तो सीधी सी बात करते हैं। तो वहाँ पे पे स्केल आमतौर पर अगर बात करें तो जो ड्राई वैन होती है वो 60 सेंट 70 सेंट तक प्राइस चलता है, और जो फ्लैट बेड का होता है वो 80 90 सेंट तक का प्राइस चलता है पर माइल का, जो ड्राइवर को मिलता है उन ट्रक्स को चलाने के लिए। लेकिन अगर आप वर्क वीज़ा पे हैं, LMIA पे हैं, और अभी आप पक्के नहीं हैं, PR नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, और आप देसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे 50 सेंट मिलेंगे, 90 सेंट नहीं मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट आपकी जो इनकम है पहले ही आधी हो गई। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो अपॉइंट हुए 48 सेंट पे, 1 महीने बाद बोल दिया गया 40 सेंट मिलेंगे जी, 48 भी नहीं मिलेंगे क्योंकि इंडस्ट्री बहुत डाउन चल रही है। तो जहां पर बातें हम सुन रहे थे, मैं सुन रहा था कि जो ट्रकिंग करते हैं, जो मेरे साथ रूम में एक लड़का रहता था, ट्रक चलाता था, और दूसरा था मॉल में जॉब करता था, वो अक्सर बोलता था, पाजी ये पाजी बोलते हैं ये 8-10 हज़ार नहीं छोड़ते महीने का डॉलर। तो मुझे लगता है ठीक है, अच्छी बात, अगर 8-10 हज़ार डॉलर महीने का बनता है फिर तो बहुत अच्छी आमदनी है यहाँ पे। बंदा 1-2 साल मेहनत करे डट के तो बहुत अच्छा आप अपना कैपिटल जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने भी इसी सोच से सोचा चलो ठीक है काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो 8-10 हज़ार की बातें थी ना, वो एग्जैजरेशन हो जाता है सभी का। अरे वो बोलते हैं इनके पास 10 किले जमीन है, कहना नहीं नहीं जी 15 है, और नहीं नहीं जी बात जितनी दूर जाती है उतनी फैल जाती है, उतनी एग्जैजरेट हो जाती है। तो एक्चुअल में 6-7 हज़ार डॉलर के आसपास एक पुराने एस्टैब्लिश्ड ट्रक ड्राइवर की आमदनी होती है। पुराने एस्टैब्लिश्ड ट्रक ड्राइवर की जो अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है, या जो अपना खुद का ट्रक चलाते हैं तो थोड़े 1-2 हज़ार 4 हज़ार डॉलर ज़्यादा भी बना लेते हैं जब सीजन होता है। तो जॉब में बात करें तो 6-7 हज़ार की बात कुछ भी नहीं बनती। आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो कितने माइल्स आप एक दिन में, आपने ट्रक में 11 घंटे ड्राइव करना है, जिसमें कम से कम आप 900 से 1,000 किलोमीटर ड्राइव करेंगे, पर माइल आपको रेट मिलेगा, जो कि 80-90 सेंट ना हो करके 40 सेंट तक पहुंच जाता है, नीचे गिर जाता है। और उनको पता है इनको जितने भी कम दे देंगे ये लेंगे, ये कहीं नहीं जा सकते, राइट। तो 6-7-8 हज़ार डॉलर नहीं बनते हैं वहाँ पे। आ जाके अगर आप सारा महीना भी काम करेंगे 2,000 2,500 हद 3,000 तक डॉलर बनते हैं आपको,
क्योंकि आप इतने माइल कवर ही नहीं करते, और अगर आपको ज़्यादा माइल कवर करने हैं तो आप दिन रात काम करेंगे। फिर वो वहाँ के ड्राइवर्स फिर लॉग फाइल्स में और अपने शेड्यूल्स में हेराफेरी करके काम को चलाते हैं, तब उनके चेक बड़े बनते हैं, जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, राइट। तो लोग ऐसे रिस्क लेकर के ड्राइव करते हैं, दिन रात ड्राइव करते हैं, अपनी लाइफ का रिस्क लेते हैं। आप सबने भी बहुत सुना होगा कि पिछले समय में कनाडा में बहुत ट्रक एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत जवान लड़कों की मौत हुई है। तो उसमें बहुत सारे कारण हैं। उसमें यह भी कारण है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो तयशुदा लिमिट है बाय लॉ, उससे ज़्यादा वो ट्रक ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती और ऐसे हादसे हो जाते हैं। और भी रीजंस है उसमें, वो भी आगे बात करेंगे। सो पहली तो बात ये आ गई कि अगर आप वर्क वीज़ा पर वहाँ गए हैं कनाडा में, तो आपको सेट पे स्केल नहीं मिलेगा। कागजों में हेराफेरी करनी जो देसी लोग ट्रांसपोर्टर हैं उनको बहुत अच्छे से आती है। तो वो लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी ट्रक ड्राइवर मेरी इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, वो खुद बोलेंगे यस पाजी बात तो ठीक है, हमें बोला तो गया था 6-7 हज़ार डॉलर बनेंगे, पर हमें 3,000 भी डॉलर नहीं बनते हैं। और वो भी सारा महीना काम करने के बाद आप एक हफ्ता घर से बाहर रहेंगे, 5-5, 6-6 दिन तक घर से जो लंच बॉक्स आप पैक करके लेके गए हैं, घर से खाना बनाकर लेके गए हैं, 5 से 6 दिन तक आप वही गाना गर्म कर करके बार बार खाएंगे। 6-7-8-8 दिन तक आप घर से बाहर रहेंगे, ट्रक में खाएंगे, ट्रक में ही सोएंगे, तब जाके आपको इतने पैसे बनते हैं। तो ये जो शेड्यूल है ये कम से कम 2 साल चलेगा। 2 साल बाद अगर वो कंपनी आपको पेपर दे देती है, सब ठीक चलता है, कोई पंगा नहीं पड़ता है, तो आपकी फाइल लगाई जाएगी। फिर फाइल प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो मैंने जब वहाँ पे जॉब शुरू की, काम करना शुरू किया, तो मुझे 1-1.5 महीने में ये समझ आ गया कि यहाँ पर 2 साल में तो नहीं, कम से कम 3 से 3.5 साल लगेंगे पीआर तक पहुंचते पहुंचते, और 6 से 8 महीने पहले लग चुके थे। तो जो यहाँ पर सोचा जाता है कि वर्क वीज़ा मिल जाए तो 2 साल में पीआर हो जाती है, उसका एक्चुअल प्रोसेस 3.5 से 4 साल कम से कम है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलेगा तो। अगर कोई पंगा पड़ गया, आपके पेपर में दिक्कत आ गई, कंपनी ने पेपर नहीं दिए, कोई लॉ चेंज हो गया, तो उसमें तो कितना प्रोलॉन्ग हो जाएगा ये तो पता ही नहीं है। वो तो जो चीज़ें पता ही नहीं है उसके बारे में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो 3.5 से 4 साल मिनिमम आपकी पीआर में प्रोसेस में लगेंगे। तो आपको इतने पे स्केल पे काम करना पड़ेगा, राइट। और जो मैंने कैलकुलेट किया था, तो मुझे ये समझ आ गई थी कि 4 साल दिन रात खप के काम करके, इसी इंडस्ट्री में रह करके, अगर मेरे हाथ में पीआर आ भी जाती है तो मेरे हाथ में सिर्फ पीआर का कागज होगा, चवन्नी नहीं जुड़ेगी, जो आएगा वो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। तो 4 साल की मेहनत के बाद सिर्फ पीआर हाथ में लगेगी। अच्छा, पीआर आने के बाद क्या होगा, क्या बदल जाएगा? आप जॉब चेंज कर लेंगे, कहीं और जगह पे चले जाएंगे, और आप वहाँ पे थोड़े से पैसे ज़्यादा बनाएंगे। जब आप थोड़े से पैसे ज़्यादा बनाएंगे, फिर आप घर लेंगे, फिर आप गाड़ी लेंगे, फिर आप फैमिली को पालेंगे, राइट। तो फिर उस दौड़ में आपके फिर से खर्चे और बढ़ जाएंगे। पहले तो आप अकेले काम कर रहे थे, अब आप फैमिली को भी पाल रहे हैं साथ में, तो आपके खर्चे और बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली ट्रकिंग का जो एक थॉट है कि उसमें बहुत पैसा है, हो सकता है, लेकिन उनके लिए जो 5, 7, 10 साल से हैं, जो अपना ट्रक चलाते हैं समझदारी से, जिनको थोड़ा एजुकेशन भी है, नॉलेज भी है, तिकड़मबाजी भी लड़ा लेते हैं, वो कमा लेते हैं। आम आदमी जो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाके वहाँ पे जॉब करके पैसा बनाना चाहता है, उसको कोई पैसा नहीं बनता जी, ये कहने की बातें हैं, राइट। हाँ, अमेरिका में ट्रकिंग थोड़ी बेहतर मानी जाती है, कनाडा में नहीं। जो आज की डेट में कनाडा में ट्रकिंग के हाल हैं, ये पहली बात है। वहाँ पे अगर बात करते हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री की, सो ये जो भ्रम है ना, ट्रकिंग में बहुत पैसा है। जो नए गए हैं, जो वर्क परमिट पे हैं, जो पक्के नहीं हैं, उनके लिए पैसा ट्रकिंग में नहीं है, क्योंकि आपको दिया नहीं जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। देने वालों को पता है कि ये 2 साल तक हमारे बंधुआ मजदूर हैं, जितना ज़्यादा काम और जितने कम पैसे में इनको रखेंगे ये रहेंगे। और ये मेरे साथ नहीं, सभी के साथ होता है। वो वर्क कल्चर ही है, वो सिस्टम है, वो पूरी इंडस्ट्री इसी हिसाब से चलती है। आप रिटेलिएट भी नहीं कर सकते, आप बगावत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वर्क कल्चर ही है। कहाँ जाओगे, हर जगह पे यही चीज़ चल रहती है। तो मैंने जब ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की, तो मुझे पता लगा कि जो मेरी स्टोरी चल रही है कि मेरे थॉट क्या है। तो सबसे पहली बात मुझे ये क्लियर हो गई कि जो वर्क कंडीशंस हैं, वहाँ पे जो पैसा बनाने की बात है, जो सुन के आए थे वो नहीं है, पहली बात। दूसरा, वर्क कल्चर की बात करें, आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, दिन रात काम करते रहेंगे, पैसा बनता रहेगा। आप काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं बनेगा, राइट। तो ऑटोमेटिक मोड पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने अकेले ही काम करना है, गधा मजदूरी है। जितनी देर दौड़ते रहोगे उतनी, जितनी देर ट्रक चलाते रहोगे पैसे आएंगे, जिस दिन ट्रक नहीं चलाओगे पैसे नहीं आएंगे। और वहाँ पर कनाडा में जो ट्रकिंग की लाइफ है ट्रकर की, वो 7 ईयर्स की एवरेज लाइफ बताई जाती है,
राइट, कि 7 साल तक आदमी ट्रक चलाता है रेगुलर, उसके बाद वो चला नहीं पाता। अगर कुछ चला रहे हैं तो वो बहुत हेल्थ इश्यूज़ के को सामना करना पड़ता है, उनको परेशानी होती है। मेरे खुद के जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने 10-11 साल ट्रकिंग की थी और उसके बाद उन्होंने ट्रकिंग छोड़ दी। उन्होंने बोला भैया अब और नहीं चलता है, बहुत चला लिया। तो टफ प्रोफेशन है, रिस्की प्रोफेशन है, जान का खतरा बना रहता है। आप एक 75 फुट का ट्रक लेके सड़क पे चल रहे हैं, उसमें 100 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपको खुद ही टेक केयर करनी है। तो इट्स नॉट ए ईजी टास्क। पहले कभी 10-15 साल पहले ये फ्रूटफुल रहा होगा, पर आज की डेट में नहीं है। ये मेरा लाइफ खुद का जो मेरे साथ आप बीती है वो बता रहा हूँ। अब आते हैं वर्किंग कंडीशंस में वेदर के बारे में। ओंटारियो और बीसी की बात करें तो बर्फ कंपैरेटिवली बाकी कनाडा से कम पड़ती है, पर वहाँ पर काम बहुत मिलना मुश्किल है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। तो आप स्मॉल प्रोविंसेस में जाते हैं जहाँ पे काम मिल जाता है, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है -40 -45 डिग्री टेम्परेचर की, राइट। और इतने टेम्परेचर में आप एक ट्रक को लेके चल रहे हैं, उसमें सामान लाद रहे हैं, उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बयान नहीं की जा सकती, राइट, और जो आपको बहुत अच्छे से महसूस करवाती हैं कि जो देख के आए थे, जो सोच के आए थे, ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लाइफ इतनी टफ है, पैसा कमाना इतना टफ है कि बयान नहीं किया जा सकता। हाँ, अब पिछले 2-4-5 साल में सोशल मीडिया के आने की वजह से ट्रकिंग के भी बहुत सारे जो लड़के हैं वो बार बार बर्फ़ में फंसे हुए ट्रक की फ़ोटो डालते हैं, एक्सीडेंट्स की फ़ोटो डालते हैं, कितना उनको बड़ा लोड लेके पैक करने में कितने घंटे लग गए ये डालते हैं, कितनी मेहनत और कितनी बेकदरी हो रही है। ऐसी वीडियोज़ आम आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है, तो लोगों को पता लग रहा है कि मेहनत है। स्ट्रगल करना और मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मेहनत से ही आदमी को कामयाबी मिलती है, स्ट्रगल से ही कामयाबी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खुद इस बात का हिमायती हूँ और मैंने भी मेहनत और स्ट्रगल किया है, ताउम्र किया है, अब भी करके आया। प्रॉब्लम यह है कि जब आप मेहनत और स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें जब आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो आपको दुख देता है। तो मैंने वो जो पाया कि वहाँ पर नए लोगों का जो सेट नहीं है, उनका बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है। और वो और ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है कि वो जो अपने ही लोग हैं, देसी लोग बोलते हैं वहाँ इंडियंस को, जो देसी लोग हैं वही अपने लोगों का शोषण करते हैं, क्योंकि वो उनकी पूरी बैकग्राउंड को समझते हैं, उनको पता है ये कहीं नहीं जा सकते, जैसे मर्जी काम करवाओ इनसे। तो ये सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे चलती हैं। दूसरा है वर्क कंडीशन, जैसे मैंने वेदर कहा। उसके बाद अगर वहाँ पे ट्रकिंग की बात करें, जैसे मैंने पहले बोला कि टफ कंडीशन है, उसके साथ ही आम कंपनीज में जो बड़ी अंग्रेज़ों वाली कंपनियां हैं वो तो नए लोगों को रखते नहीं, वो कम से कम उनको बंदा पक्का ही चाहिए, PR होल्डर हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी वो जॉब देंगे। तो उनको देसी लोगों के पास ही जॉब करनी पड़ती है। जो देसी ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो नए ट्रक नहीं खरीदते हैं जी। जो अंग्रेज़ कंपनियों के कमर्शियल ट्रक्स 5-6 लाख किलोमीटर चलने के बाद वो उनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं कि अब ये दीज आर नॉट फिट फॉर द टास्क, अब इनको जितना चलाना था चला लिया, वो उसको बेच देते हैं। फिर उन चल चुके ख़त्म हो चुके ट्रकों की ऑक्शन होती है। हमारे देसी लोग वहाँ से वो ऑक्शन से 10-20-30 हज़ार डॉलर में वो ट्रक उठा के लाते हैं, जिसकी एक्चुअल कीमत मतलब 2.5-3 लाख डॉलर है, उसको 30 हज़ार डॉलर में वो खरीद के लाते हैं। 2-4-5 हज़ार डॉलर ऊपर लगाकर उसकी सेफ्टी पास करवा के उसको सड़क पे उतार देते हैं। जो पहले ही इस बात से रिटायर हो चुका है कह के इक्विपमेंट कि अब इसने जितना काम करना था कर लिया, उसको ठोक पाक के बस चलने लायक बना के उसको सड़क पे उतार देते हैं। 10 ऐसे ट्रक सड़क पे जब उतरते हैं अमेरिका जाने के लिए, उसमें से 6 तो खराब ही रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत आम होती है। अब नए ड्राइवर को तो ये बातें पता नहीं है, पर उनको भेज दिया जाता है। और अगर ट्रक खराब हो गया, जितने भी दिन लग रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, उनको पैसे माइल्स के मिलेंगे जो चलेगा। सो ऐसी बहुत सारी बारीक बातें हैं। तो खैर बहरहाल उसके बाद फिर बात आ जाती है कि ये तो थी काम की, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद बात आ जाती है कि लाइफस्टाइल क्या है, लिविंग कंडीशंस क्या हैं। अगर आप ट्रकिंग कर रहे हैं तो भाई आप एक हफ्ता घर से बाहर रह रहे हैं, ट्रक में ही रह रहे हैं, और जो गैस स्टेशन हैं, पेट्रोल स्टेशन हैं, वहीं पे आप नहा रहे हैं, वहीं पे आप फ्रेश हो रहे हैं, वहीं पे आप खा रहे हैं। तो क्या लाइफस्टाइल है। चलो 2-4-5 साल काम किया, पैसा जोड़ लिया, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपने घर मॉर्टगेज पे ले लिया, आप कोई और जॉब कर रहे हो, ट्रकिंग में नहीं हो, किसी और जॉब में हो, तो और जॉब के हाल सुनिए वहाँ पे क्या है। हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं, सीधा सा फंडा है। एवरेज 3,500-4 हज़ार डॉलर वहाँ पर आम आदमी की आमदनी है। कोई 1,000 कम, कोई 1,000 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एवरेज 3,500-4 हज़ार डॉलर एक नॉर्मल जॉब की सैलरी है। अगर कोई बहुत वाइट कॉलर बहुत अच्छी जॉब है तो आप $5,000 $5,500 कमा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और जो लेडीज़ होती हैं वो फुल टाइम ज़्यादा जॉब तो नहीं कर पाती हैं ज़्यादातर केसेस में,
तो वो कोई पार्ट टाइम या हफ्ते में 3 दिन वाली कोई जॉब पकड़ लेती हैं जिसमें वो आसानी से परफॉर्म कर सकें और साथ में बच्चों को संभाल सकें। तो होता ये है कि अगर तो आप कब एज अ कपल है, वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, तो दिन में वाइफ जॉब पे जा रहे हैं, रात को आप जॉब पे जा रहे हैं, आप इकट्ठे नहीं रह पाते। अगर बच्चे हैं तो आप फुल टाइम ज़्यादा पैसे कमाने वाली ओवर टाइम वाली जॉब करते हैं, क्योंकि लेडी जो है उसको बच्चों को संभालना है, तो वो कम टाइम वाली जॉब करती है। 2 लोग मिलके अगर लेट्स से कुल मिला के अगर कमाना भी शुरू करें तो $6,000 कमा लेंगे, जिसमें से $5,000-5,500 आपका महीने का खर्चा हो जाएगा, जिसमें गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है, घर की रेंट है और इंश्योरेंस है और बाकी ग्रॉसरी है, बिल्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो सारा कुछ निकाल के। तो आज आकर के एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ बचता नहीं है वहाँ पे, लिविंग स्टैंडर्ड के नाम पे अगर बात करें। और अगर आप 5 साल 10 साल रह लिए, कुछ डाउन पेमेंट कोई $50,000 जोड़ लिया, कोई $5-7 लाख का एक घर ले लिया, तो उसकी आपकी मॉर्टगेज बंध जाएगी, जो आपको हर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद पे करनी है। तो फिर आप या आपकी वाइफ छुट्टी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप छुट्टी करेंगे महीने की मॉर्टगेज नहीं जाएगी। 30 साल का प्लान है, आपको हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट, उसका मॉर्टगेज पे करना है, हर महीने कार का इंश्योरेंस पे करना है, हर महीने कार का इंस्टॉलमेंट करना है। और एक कार नहीं, 2 ही चाहिए वहाँ पे, आपके लिए अलग, आपकी वाइफ के लिए अलग, अगर आप दोनों जॉब कर रहे हैं तो, जो कि गुजारा नहीं है। अगर आप अकेले जॉब कर रहे हैं और परिवार साथ में है तो कुछ भी नहीं बचेगा, जितना कमाओगे उतना खा जाओगे। वाइफ साथ में कुछ पार्ट टाइम जॉब करेगी तो शायद कोई $500-1,000। ये बात मैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस की कर रहा हूं, जो 90% लोग जो लाइफस्टाइल वहां पे लीड कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी 10% मैं उन लोगों को छोड़ रहा हूं जो आज से 20-25-30 साल पहले चले गए, जिन्होंने अपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिए जब कनाडा बहुत सस्ता था, अपनी प्रॉपर्टीज बना ली हैं, आज उनके पास एसेट है, तो दे आर डूइंग वेल। जो आज से 15-20-25-30 साल पहले यहाँ से पढ़ लिख के गए, वहां पर जाके फिर से पढ़ाई की, अच्छी डिग्रीज ली, उसी फील्ड में जॉब किया, 8-10-15 साल दिन रात खट के मेहनत करके स्ट्रगल करके उन्होंने उस फील्ड में अपनी जगह बनाई, तो आज वो बहुत अच्छे पे स्केल पे हैं या बहुत अच्छे बिजनेसेस को लीड कर रहे हैं। तो वो कुछ परसेंट 8-10% लोग आप मान के चलिए वो हैं जो बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा कमाई करते हैं। पर जो पिछले 5-10 साल में लोग गए हैं, जो माइग्रेशन हुआ है, वो ज्यादातर माइग्रेशन तो लेबर क्लास टाइप माइंडसेट से हुआ है। अभी वीजा लग जाए, वहां देखेंगे जाके क्या करना है, जो किसी प्लानिंग से नहीं गए, जो पढ़ लिख के नहीं गए, जो वहां के कल्चर में जिनको एब्जॉर्ब होना मुश्किल है। लाइक अब पंजाबी लोग हैं वहां पे, तो इतनी पंजाबी तो हम शायद पंजाब में नहीं बोलते हैं जितनी पंजाबी मैंने कनाडा में बोल ली 1.5 साल में। वहां पे किसी रेस्टोरेंट में, किसी टिम हॉर्टन पे, किसी भी जगह पे आप चले जाओ, पंजाबी लोग मिले, वहां पे पंजाबी लोग पंजाबी में बात करते हैं। हिंदी पंजाबी बहुत आम चलती है, वहां पे अंग्रेज कम दिखते हैं आपको। तो वहां पर आप डेवलप नहीं करते हैं, पर जो पहले गए वो उस कल्चर में मिक्स हुए, एब्जॉर्ब हुए, उनको रिस्पेक्ट भी मिला, उनको सक्सेस भी मिला। अब कल्चर कुछ डिफरेंट हो गया है, अब लोग मिक्स नहीं होते हैं, उनके कल्चर को लर्न नहीं कर रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक अजीब सा खिंचाव सा दोनों कल्चर्स में लोगों में वहां पे रहता है, जो आए दिन आपको सोशल मीडिया में मैं हमेशा कहता हूं देखने के लिए मिलता है। चलिए बहरहाल इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे फिलहाल। तो 2 लोग काम करेंगे, एक से कुछ कोई $500,000 सेविंग हो जाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बच्चे आपके डे केयर में रहेंगे, आप दोनों काम करेंगे, या दिन में वाइफ घर पे रहेगी, या आप घर पे रह के बच्चों को संभालोगे, या वाइफ घर पे रह के बच्चों को संभालेगी। तो अगर आप बच्चे और बाल बच्चेदार हैं तो आप बच्चों को पाल लेंगे या पैसा जोड़ लेंगे, दोनों में से एक काम होगा। अगर बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है तो वाइफ घर पे रहेगी, माँ के पास रहेंगे, अच्छे से संस्कार मिल जाएंगे तो बढ़िया फ्यूचर हो जाएगा, पर आपको पैसा नहीं जुड़ेगा। पैसा जोड़ना है तो दोनों को काम करना है, तो फिर आपके बच्चे जो हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कश्मकश वहाँ के सब कपल्स फेस करते हैं और उनको लगता है अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, पर ये एंडलेस प्रॉब्लम है। फिर बात आती है पेरेंट्स की, जिनको 5-10 साल हो गए हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो एक और बढ़िया काम करते हैं, अपने बुजुर्ग पेरेंट्स को इंडिया से बुलवा लेते हैं। अब 2 बुजुर्ग पेरेंट्स आ गए हैं, वो सारा दिन घर पे रह के बच्चों को संभाल रहे हैं, बाहर बर्फ पड़ी हुई है, बुजुर्ग आदमी कहीं नहीं जा सकता। एक लाइन में बोलूं, बुजुर्गों के लिए कनाडा जेल है। ड्राइविंग उनको नहीं आती, सर्कल उनका नहीं है, वो कहीं आ जा नहीं सकते, हेल्थ उनकी अलाउ नहीं करती है। घर में रहने के लिए बहुत स्ट्रांग रीज़न है कि बच्चे हैं जी, हमने बच्चों को देखना है, तो वो बच्चों को पाल रहे हैं। जो हस्बैंड वाइफ है वो काम पर गए हुए हैं। भाई साहब, आपके माँ बाप को जेल हो रखी है, बच्चे जो हैं वो घर पे बुजुर्गों के आश्रय पढ़ रहे हैं, चलो हेल्प हो गई है। आप दोनों दिन रात काम कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, जो आप कमा रहे हो, वो आप सारी की सारी मॉर्टगेज और किस्तों में दे दोगे। आपके बच्चे जब 15 साल की उम्र तक पहुंचेंगे, वो आपके रहेंगे ही नहीं, वो गवर्नमेंट के हो गए, उस कल्चर के हो गए। तो लाइफस्टाइल कहाँ है?
ना पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर पा रहे हैं, ना आप बच्चों को संस्कार दे पा रहे हैं, ना आप आपस में एज अ कपल टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। आपकी सारी की सारी दौड़ सिर्फ और सिर्फ मॉर्टगेज निकालने में, कारों की किस्तें निकालने में लगी हुई है। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 90% से ज्यादा लोगों की जो बिना प्लानिंग के सिर्फ वीजा लगा के चले गए हैं, और ज्यादातर भेड़ चाल में यही हो रहा है, राइट। तो लाइफस्टाइल की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, जिसको देख के मैं गया था, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कि वहां पर तो वर्क कल्चर ही बहुत अच्छा है जी। अब महीने हफ्ते में 5 दिन काम करना है, 8 घंटे काम करना है, 2 दिन छुट्टी है। ऐसा वर्क कल्चर वहाँ पे है? यस, बिल्कुल है। लेकिन ये उनके लिए जो वहाँ के पीआर है, जो वहाँ के सिटीजन है, जो पुराने एस्टैब्लिश्ड हैं। वो 5 दिन काम करके ऐसे पे स्केल पर बैठे हैं कि वो अफोर्ड कर लेते हैं रहना। सस्ते टाइम पे घर बना रखे हैं उन्होंने, तो वो अफोर्ड कर लेते हैं। नए लोगों की बात करें, भाई साहब 8 घंटे काम करके हफ्ते में 5 दिन, आपके खर्चे भी पूरे नहीं होंगे। आप ग्रॉसरी नहीं अच्छे से खरीद पाएंगे, आप दूसरी गाड़ी की किस्त नहीं निकाल पाएंगे। आप हफ्ते में 6 दिन 7 दिन भी काम करते हो, ओवर टाइम भी काम करते हो, ताकि आपको 2 पैसे जुड़ जाए। ये एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, ये बात उनकी है जिनको काम मिल रहा है। दूसरा सिक्के का पहलू ये है, जो कनाडा के आज की डेट में हालात है, जो आप देख भी रहे हो, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हुई है। कनाडा बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस में जा रहा है, मंदी का बड़ा जबरदस्त दौर है। वहां पर काम की अवेलेबिलिटी नहीं है, नौकरियां 100 और लेने वाले हैं 500, तो 400 लोग तो वेले घूम रहे हैं। उनके पास तो ओवर टाइम तो छोड़ो, नॉर्मल टाइम लगा के अपना खर्चा निकालने के लिए पैसे नहीं बन रहे हैं उनको। वो जैसे तैसे किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम सरवाइव कर जाएं या रह जाएं, हमें वापस ना जाना पड़े, हमारा स्टेटस बना रहे, हमें कल को पीआर मिल जाएगी। तो वो इस स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। इसीलिए अब पंजाब में लोगों को थोड़ा समझ आना शुरू हो गया है कि जो कनाडा और जो उन नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज को हम सोच रहे थे, एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इसमें स्टूडेंट्स की स्टोरीज आजकल आप सुनते हैं, अगेन आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में ये सब देखने सुनने को मिल जाता है। ये जो स्टोरीज आप सुन रहे हैं, ये वहाँ की सच स्टोरीज हैं। बोला जाता है पंजाब में नशा बहुत है। सर, पंजाब में तो कुछ भी नहीं है। नशा ड्रग्स वहाँ पर कितनी है, हाँ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। टिल 18 साल की उम्र तक आपको कोई वहाँ पे नशा दे नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, मिलेगा ही नहीं कहीं से। पर 18 साल की उम्र के बाद में आपको दुनिया की कोई ताकत वहाँ पर नशा करने से रोक नहीं सकती। और तो और वहाँ के स्कूल्स में भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको अगर ड्रग्स का शॉट लेना है तो कैसे लेना है, सिखाया जाता है, ताकि कोई ओवरडोज से मर ना जाए। तो ऐसे कल्चर में आप क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। खैर, अब वापस आते हैं उसी बात पर। तो मैंने जब ये देखा कि वहाँ पे वेदर फेवरेबल नहीं है, मैंने देखा वहाँ पे वर्क कल्चर, जो 8 घंटे 5 दिन की काम करते हैं, वो सुनी सुनाई बातें हैं, एक्चुअल में वो सच नहीं है। वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो वहाँ पर इतने देसी लोग हो चुके हैं, इतना ज़्यादा लोकल क्राउड हो चुका है, इतने ज़्यादा बिजनेस हाउसेस वो खोल चुके हैं कि आप वहाँ पर एक हेल्दी, जो बाय लॉ उनके जो कानून है जिस हिसाब से बने हुए हैं फेवर करने वाले, वैसी आपको जॉब मिलेगी नहीं। अगर मिलेगी भी तो वो बहुत सालों बाद मिलेगी, राइट। तो वर्किंग कंडीशंस भी फेवरेबल नहीं है। बच्चों की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, और ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत घरों में गया, मिला, देखा, फ़ोन किया, भाई कहाँ हो गए थे, मैं घर पे हूँ, बच्चों के साथ हूँ, वाइफ शाम को आएगी तो निकल सकता हूँ। तो मजबूरी है बच्चों के साथ रहना, कहाँ जाएंगे बच्चों को घर पे छोड़ के, छोटे बच्चे हैं। तो फिर उसके बाद वेदर, जैसे मैंने पहले बात की, बच्चों की बात की, फिर जो पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स हैं जो यहाँ से वहाँ गए हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। मुझे ध्यान में नहीं है कोई इक्का दुक्का पेरेंट्स मैंने वहाँ पे देखे हो जो खुश हैं, बाकी सब पेरेंट्स घर में केयर टेकर हैं और कुछ नहीं है। अब हमारे लोगों को बात तो कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी, पर सच तो यही है कि अगर उनके बुजुर्ग वहां पर ना हो ना, तो वो नौकरियां नहीं कर सकते, दोनों जने, एक ही करेगा, तो उनसे उनके खर्चे भी नहीं निकलेंगे। तो बुजुर्गों की हेल्प और बुजुर्गों की सपोर्ट की वजह से वो 2 लोग काम कर पाते हैं, खपते हैं, तो कम से कम वो घर को चला पाते हैं। तो बेसिकली पेरेंट्स की लाइफ नरक हो गई। बच्चों को आप टाइम नहीं दे पा रहे, एक दूसरे को आप टाइम नहीं दे पा रहे, दिन रात भाग रहे हो किस लिए। एक वो पंजाबी के इंस्टा में रील आई थी, वो बुजुर्ग थे, सरदार जी बैठे थे, सफेद दाढ़ी थी, बोला क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने पंजाबी में बोला, पता नहीं न्याणे साडे सवेरे रात दौड़े रहंदे है, अब 5 मरले थां नहीं है तो 2 ट्रालियां लक्कड़ है, सारी जिंदगी कट दी इन्होंने। यानी कि हमारे बच्चे दिन रात भागते हैं, 5 मरले 1000 स्क्वायर फीट लैंड है,
और 2 ट्रॉली जो है वो लकड़ी की है जिसका वो घर बना हुआ है। इतने से घर के लिए इतने साल ज़िंदगी के निकाल दिए मॉर्टगेज में, इन्होंने पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ज़िंदगी है यहाँ पे। तो कई बार जब हम नटशेल निकालते हैं ना कि हमने जो डिसीजन लिया है वो हमें कुल हासिल क्या देगा, तो फिर हमें समझ आएगा कि वो डिसीजन सही था या गलत था। तो मैं जब वहाँ पे 2 साल रहा और ये सब कंडीशंस देखी, उनका भुक्तभोगी रहा, उनको एक्सपीरियंस किया, पानी के बीच उतरा, बाहर रह के नहीं गहराई नापी, पानी के बीच में उतरा, उन वर्किंग कंडीशन में रहा, -40 में काम किया, फ्लैट बेड पे काम किया, क्रॉस यूएस काम किया, 20 से ज़्यादा स्टेट्स घूम ली, आधे से ज़्यादा कनाडा घूम लिया, राइट। और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, राइट, वेदर को फेस किया, और बहुत अनहेल्दी वर्क लाइफ इम्बैलेंस देखा, इम्बैलेंस नॉट बैलेंस, इम्बैलेंस देखा, और बहुत ज़्यादा काम और बहुत बहुत कम कमाई देखी। और जिनको 5-7 साल हो गए थे, जो पीआर हो गए थे, उनके भी हालात देखे। उनमें और नए बंदे में सिर्फ इतना फर्क था कि उनके पास पीआर है और नए वाले के पास पीआर नहीं है, दैट्स इट। बाकी सब तो वही है, वर्किंग कंडीशन तो वही है, काम तो वही है। अब जो घर $3 लाख का होता था, आज वो घर $8 लाख का। भाई साहब, आप कब लेंगे, कब उसको मॉर्टगेज को उतारेंगे? आज भी वहां पर लोग, फैक्ट है, आज भी मैंने जब ये देखा, मैंने वापसी के फैसले क्यों लिए, मैंने जब देखा आज भी लोग जिनको 5-6 साल वहां पर गए हो गए, हस्बैंड वाइफ जो हैं वो दोनों जॉब्स करते हैं और अच्छी जॉब्स करते हैं, सेटल जॉब करते हैं, उनको 5 साल हो गए हैं, वो वहाँ के सिटीजन भी हो गए हैं। आज वो घर लेना चाहते हैं, तो एक तो वो घर के लिए लोन के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो रखा है उनके लिए। जब वो क्वालिफाई हो गए हैं तो उनको डाउन पेमेंट चाहिए, 6 लाख का घर लेना है तो लगभग उनको $1 लाख के आसपास डाउन पेमेंट चाहिए। तो उनको मेरे सामने पूछा, भाई साहब डाउन पेमेंट अरेंज है? कहते डाउन पेमेंट की कोई बात नहीं, इंडिया में बहुत प्रॉपर्टी है, बेच के डाउन पेमेंट मंगवा लेंगे। तो 5-6 साल वहां रहने के बाद भी आज के वक्त में लोग वहां पर $1 लाख डाउन पेमेंट देने के लिए इकट्ठा नहीं कर पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे। उनको इंडिया से प्रॉपर्टी बेच के वहां पर प्रॉपर्टी लेने के लिए डाउन पेमेंट चाहिए। उसके बाद जो 4-5-6 लाख का लोन बचेगा उसकी वो इंस्टॉलमेंट 30 साल तक देते रहेंगे। अरे भाई, क्या कैलकुलेशन है, क्या मानसिकता है कि आप जमा पूंजी दे रहे हैं और अगले 30 साल में जो जमा पूंजी कमाएंगे वो भी दे देंगे बैंक को। यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर वर्किंग फॉर द बैंक्स। और 30 साल बाद जब आपका वो घर होगा, वो इतनी खस्ता हालत में हो चुका होगा, वापस बहुत सारे पैसे मांगेगा रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए। तो फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे, कमाई, फ्यूचर, सेविंग्स, बैलेंस्ड लाइफ, ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकली वहां पर नहीं है जो बातों में सुनने के लिए यहां पे मिलता है। तो फिर पता नहीं हम लोग, या मैं भी खुद, मैं तो अपनी बात करूंगा, मैं किसको लाइफस्टाइल समझ रहा था। ऐसा होता है ना, जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो हीरो हीरोइन ऐसे कार में बैठे हैं, बहुत सुंदर वादियां हैं, जैसे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में शाहरुख खान और काजल घूम रहे हैं, तो कार चल रही है, हरियाली, पहाड़, स्नो, ये वो, तो हमें लगता है वाह क्या लाइफ है। भाई साहब, वो फिल्म है, राइट। जितनी फिल्म इंटरेस्टिंग होती है ना, उसकी जो शूटिंग हो रही होती है वो एक्चुअल में उतनी ही बोरिंग होती है, राइट, क्लियर। सो सुंदर हीरो और हीरोइन तो पर्दे पर नजर आती हैं, लेकिन जब वो शूटिंग कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर 2-2 किलो मेकअप लगा के वो सुंदर दिख रहे होते हैं। असलियत तो मेकअप से छुपाई जा रही होती है, असलियत तो वो है जो नजर नहीं आती। तो यहाँ पर भी, इंडिया में भी लोगों को, खासतौर पर पंजाब में पिछले 40 साल में ना, वो सुंदर सुंदर ट्रेलर और सुंदर सुंदर वो वादियाँ ही नजर आई हैं, वहाँ की लाइफ। फिर वहाँ पे कल्चर की बात करें, सोशल कल्चर की बात करें, सोशल सर्कल की बात करें, वो कुछ भी नहीं है, वो ना के बराबर है, सब कुछ नकली नकली है। वहां पर अगर आप किसी को मिलना चाहते हो तो वो वीकेंड पे ही मिलेगा, सॉरी, उससे पहले नहीं मिल पाएगा वो, और आप भी नहीं मिल पाएंगे, आपके पास भी टाइम नहीं है। तो वीकेंड में ज्यादातर लोगों को ये होता है, कोई मिले ना भैया, अब हम आराम कर ले, 6 दिन दिन रात काम किया है। और वीकेंड पे उनको फिर ग्रोसरी भी करनी है, वीकेंड पे उनको परिवार को भी टाइम देना है, तो वो एक दिन तो बहुत कम पड़ जाता है, राइट। तो वहां पर जो अगर लाइफ स्टाइल की बात करते हैं ना, जो हमें यहाँ पे दिखता है, ऐसा नहीं है। वहां पे लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल है भाई, काम काम काम। सुबह जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, सो जाओ, सुबह उठे जाओ काम पे जाओ, खाना खाओ, आके सो जाओ। बस ये रट सिस्टम लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी ही उधार में बना रखी है। आपकी गाड़ी उधार पे है, आपका घर उधार पे है, आपका बिजनेस उधार पे है, आपकी खरीदी हुई हर चीज़ आप क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे, सब कुछ उधार पे है।
भाई उधार उधार की ज़िंदगी की किश्तें तो उतारनी पड़ती है ना। जो कर्जाई आदमी होता है ना वो कभी सुखी नहीं होता, हमारे बुजुर्ग हमें सिखाते थे। कहते थे बेटा आधी रोटी खा लो, कर्जा नहीं होना चाहिए, दरवाजे के ऊपर मांगने वाला नहीं आना चाहिए। और उस वेस्टर्न वर्ल्ड का कल्चर ये है कि पहले खर्च करो जो आपके पास पैसा नहीं है, फिर बाद में हमें वो पे करते रहो विद इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। तो लोगों को जो गाड़ियां, घर और वो लाइफस्टाइल वो साफ सर के दिखती है ना, उसकी कीमत है। और वो सब उधार की जिंदगी है जिसका उधार आप सारी उम्र मरते दम तक चुकाएंगे। यहाँ पर आप पहले कमाते हैं बाद में खर्च करते हैं, यहाँ का कल्चर है। हमारे माँ बाप बुजुर्ग दादा हमको सिखाते हैं बेटा सेविंग पहले खर्चा बाद में। वहाँ का कल्चर, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर आपको सिखाता है भैया खर्च कर दो कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है बाद में ही पे करना है। आपको पता भी नहीं लगता भाई साहब आपका क्रेडिट कार्ड कब ओवरड्यू हो गया। आपका $3000-5000 का लिमिट है, पूरा हो चुका है। सब लोग क्रेडिट कार्ड के लिए बस फटाफट फटाफट खर्च करते हैं और महीने बाद उनको लगता है बचा तो कुछ नहीं, सारा तो क्रेडिट कार्ड ले गया। और ज़्यादातर लोग तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी आधी करते हैं। तो ये वहाँ का लाइफस्टाइल है 90% लोगों का। और अब जब मैंने प्रैक्टिकली ये सब देख लिया, जी लिया, मैं क्रेडिट कार्ड को कभी यूज़ नहीं किया इंडिया में, बहुत कम यूज़ किया। मैं कभी भी इसको अच्छा नहीं मानता हूँ क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना। तो वहाँ पर जाकर क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ता था क्योंकि सिस्टम ही ऐसा था, हर वक्त आप कैश लेके घूमते नहीं है वहाँ पे। तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते करते मुझे 2-3 महीनों में समझ आई, अरे मुझे तो क्रेडिट कार्ड की लत लग गई है। मुझे पता ही नहीं लगा कब मैं $200-300 मंथली क्रेडिट कार्ड से यूज़ करने के लिए रिस्ट्रिक्शन रखता था, कब मैं $3000 मंथली खर्च करने पर पहुंच गया, मुझे ये समझ भी नहीं आया। राइट, क्लियर। तो वहाँ का स्ट्रक्चर आपको उस हिसाब से डाल लेता है। तो ये सब बातें थी जिसने मुझे ये समझा दिया कि जो मैंने 15 दिन पहले सोचा था आते ही 15 दिन में, कि भाई ये डिसीजन गलत है, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी सुनी थी, जैसी सोची थी, ये कुछ और ही है। क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो मैं ऑलरेडी बिजनेस में था, तो मेरे लिए जो वापसी का जो रास्ता था वो मुझे क्लियर था। मैं सेटल कैसे होऊंगा, अगर नहीं होऊंगा तो वापस कैसे आऊँगा, तो वो प्लानिंग्स थी। लेकिन दिक्कत उन लोगों की है जो यहाँ पे ज़मीनें बेच कर जा रहे हैं, घर बेच के जा रहे हैं, कर्जा उठा के जा रहे हैं, वो बेचारे वापस भी नहीं आ पाते, फंस जाते हैं वहाँ पे। तो ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करेगी और इसके बारे में और भी बातें होती रहेंगी, गाहे बगाहे हम इसके बारे में और बातें करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैं वो भी आंसर करूँगा। और जानकारी के लिए और बेहतर स्टोरीज़ जो सच्चाइयाँ हैं वहाँ की जानने के लिए और ज़िंदगी के और एस्पेक्ट्स को जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड द चैनल नेम इज़ द लकी टॉक्स। जल्दी दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।